Okay, so we will quickly revise last session. पिछले सेशन में हम लोगों ने हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स सीखा था. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. देखो, हार्मोनिक का सिंपल मतलब मैं बताता हूँ आपको. और ये आप अगर आप में से कोई म्यूजिक मतलब कोई गिटार प्ले करता होगा, राइट, तो उनको पता होगा ये. नॉर्मली मैं एग्जांपल लेता हूँ स्ट्रिंग का. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है. हमने इस स्ट्रिंग को 2 रिजिड सपोर्ट पे क्लैम्प कर दिया है और हम इसको प्लग कर रहे हैं, प्लग करके छोड़ रहे हैं. मतलब यू विल हैव लूप, या तो एक लूप होगा क्योंकि यहाँ पे ये स्टेशनरी वेव बनता है, तो एक वेव ट्रैवल होगा, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, राइट. डिपेंड करता है कि आपने कहाँ प्लग किया, या तो ऐसा बनेगा या फिर यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. 2 लूप बन सकते हैं और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, राइट. या फिर ऐसा भी हो सकता है, यू मे हैव 3 लूप्स. डिपेंड्स ऑन हाउ द स्ट्रिंग इज सेट इनटू वाइब्रेशन. तो 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप ऐसा हो सकता है, राइट. मतलब जब एक लूप था, जस्ट 1 लूप, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी n. जब 2 लूप आए तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हो गया वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. जब 3 लूप आए, मैं सिर्फ स्ट्रिंग के केस में बता रहा हूँ, तो ये हो गया 3n. 4 लूप होंगे तो 4n एंड सो ऑन, राइट. तो फॉर एग्जांपल मैं गिटार प्ले कर रहा हूँ, मैंने गिटार को वाइब्रेट किया उसके स्ट्रिंग को, तो पहला लूप, पहला फ्रीक्वेंसी जो मुझे मिला, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, पहला सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी, ओके, वो 10 हर्ट्ज है. फिर 10 का 20, 30, 40, 50 ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10 है, राइट. तो ये सब के सबको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स. जो पहला स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक. तो ये हो गया आपका फर्स्ट हार्मोनिक. फिर जो सेकंड आएगा उसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, राइट. ओके, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है आपका, दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक. उसका इंटीग्रल मल्टीपल मतलब सेकेंड हार्मोनिक आ गया 2n. 3n आ गया आपका थर्ड हार्मोनिक. 4n आ गया आपका फोर्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन. So fundamental frequency along with integral multiple of it are called as harmonics, right. But this is not required. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सारे के सारे frequencies present होंगे. हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हूँ या जो भी स्ट्रिंग को मैंने वाइब्रेशन में सेट किया है, हो सकता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n के बाद सीधा 3n आए, मतलब 2n इज मिसिंग, राइट. फिर 4n इज मिसिंग, ऐसा हो सकता है, राइट. तो उस केस में n को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, एज वी सेड ऑलरेडी, और फर्स्ट हार्मोनिक, ओके. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होता है, जो भी हो, फिर अगर 2n है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन. नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट ओवरटोन. तो इस केस में आपका ये जो पहले मैंने बताया n, 2n, 3n, 4n, इस केस में n फर्स्ट हार्मोनिक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, 2n सेकेंड हार्मोनिक है और फर्स्ट ओवरटोन है.
3n थर्ड हार्मोनिक है और सेकंड ओवरटोन है, 4n फोर्थ हार्मोनिक है एंड थर्ड ओवरटोन है। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल है सर। अगर हमारे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें n है, उसके बाद 3n है, उसके बाद 5n है, उसके बाद 7n है, मतलब ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ऑड हार्मोनिक है ना, फर्स्ट हार्मोनिक है, फिर थर्ड हार्मोनिक है, फिर फिफ्थ हार्मोनिक है, फिर सेवेंथ हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक और ओवरटोन, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, ये फिफ्थ हार्मोनिक, ये सेवेंथ हार्मोनिक, राइट। और मैंने क्या बोला, ओवरटोन क्या होता है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद का पहला, राइट, द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द फंडामेंटल। तो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन 3n आ गया, सेकेंड ओवरटोन 5n आ गया, थर्ड ओवरटोन 7n आ गया, राइट। टू सम अप, टू टेल यू इन ब्रीफ, बहुत सिंपल है। हमारे पास एक स्ट्रिंग था या एक एयर कॉलम है, मतलब एक गिटार या गिटार, एंड यू कैन जस्ट कंपेयर इट विथ फ्लूट एयर कॉलम, राइट। तो हम लोग जब एयर कॉलम को या फिर स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो एक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है हमारे पास। फंडामेंटल मतलब सबसे पहला लोएस्ट फ्रिक्वेंसी जो भी आएगा, 5 हर्ट्ज आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, उसको हम लोग बोल देते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। एग्जाम्पल, अगर आपके पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, राइट, तो उसको मैंने n बोल दिया, राइट। तो n के इंटीग्रल मल्टीपल्स जो भी होंगे, n फंडामेंटल हो गया, और n इंक्लूडिंग इट्स इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब 2n 3n 4n 5n 6n 7n, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स। तो n फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, 2n सेकंड हार्मोनिक, 3n थर्ड हार्मोनिक, 4n फोर्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन, करेक्ट। अब यहाँ पे n 2n 3n सब प्रेजेंट थे, तो n के बाद पहला हायर फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल के बाद पहला हायर फ्रीक्वेंसी 2n है, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। बट कभी कभी ऐसा होता है कि 10 के बाद डायरेक्ट 30 है, 30 के बाद डायरेक्ट 50 है, 50 के बाद डायरेक्ट 70 है, दिस लाइक n, you have n, then you have 3n, then you have 5n, मतलब ऑड हार्मोनिक्स है आपके पास, इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट है। ऐसे केसेस में n तो हो गया आपका फंडामेंटल, 3n, n के बाद पहला अवेलेबल फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो हमारे ये जो दो एग्जांपल दिए हैं मैंने, यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन 2n है, यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन 3n है, राइट, गुड। यहाँ पे सेकंड ओवरटोन 3n है, यहाँ पे सेकंड ओवरटोन 5n है, राइट। पर यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 3n दोनों जगह पे थर्ड हार्मोनिक बोला जाएगा, 5n दोनों जगह पे फिफ्थ हार्मोनिक बोला जाएगा। तो हार्मोनिक्स आर ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट, गुड। तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी था, देयर इज नथिंग, सिर्फ ये सोचना है आपको, n सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, उसके हर एक सारे इंटीग्रल मल्टीपल आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। तो 2n हो गया सेकंड हार्मोनिक, 3 हो गया थर्ड हार्मोनिक, 4n हो गया फोर्थ हार्मोनिक। अब अगर एक इंस्ट्रूमेंट में n के बाद 2n अवेलेबल है तो 2n बिकम्स फर्स्ट ओवरटोन, अगर 2n नहीं है, n के बाद डायरेक्ट 3n है, तो 3n बिकम्स फर्स्ट ओवरटोन। सिंपल, सिंपल आइडिया, राइट। उसके बाद हमने चालू किया था वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में सबसे पहले बताना चाहिए आपको, एक, अगर मैं यहाँ पे एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता हूँ, मतलब मैं एक वेव प्रोड्यूस करता हूँ इस केस में, तो सिंपलेस्ट क्या मिल सकता है, सिंपलेस्ट हमको एक लूप मिल सकता है, दैट इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल थिंग। ये सिंपलेस्ट एक लूप हमको मिल सकता है। एक लूप मतलब क्या, एक लूप मतलब दो नोड्स और एक एंटी नोड, करेक्ट। तो व्हाट यू शुड नो इज सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में एक लूप मिलेगा, वन लूप इज फॉर्म्ड, and one loop means two nodes and one antinode, correct। यूजफुल क्यों है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रिंग के लेंथ को मैं L मान रहा हूं, L, हमको पता है नोड टू नोड डिस्टेंस होता है λ/2, तो लेंथ बिकम्स λ/2, राइट। सो इन दिस केस λ बिकम्स 2L, राइट। हमारा इंटेंशन क्या था, हमारा इंटेंशन था टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी।
हमको पता है वेव के लिए v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, तो n इज इक्वल टू वी बाई लैम्बडा होता है। तो 1 बाय लैम्बडा और v, जब भी आप एक स्ट्रिंग पे वेव जनरेट करते हो तो उसका वेलोसिटी होता है अंडर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि अभी अगर मैंने एक रस्सी को 2 रिजिड सपोर्ट पे बांधा है तो उसको स्ट्रेच किया होगा, उसमें टेंशन होगा, अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। दिस स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कि 1 मीटर में कितना मास हो सकता है। मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसका टोटल मास है 10 किलोग्राम और उसका टोटल लेंथ है 5 मीटर, राइट। तो हर एक मीटर में 2 किलोग्राम, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इट मींस, बट वी ऑलरेडी नो लैम्बडा इज 12, तो 1 बाय 12 रूट ऑफ t बाय n। ये हो गया आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज हैविंग 2 लूप्स। दो लूप बन जाएंगे, पार्डन मी फॉर माई ड्राइंग, वो 2 लूप इक्वल दिखने चाहिए, सेम दिखने चाहिए शेप में, बट एनीवेज ओके। इस केस में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा? इस केस में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा लैम्डा 1। क्यों? क्योंकि 2 लूप, 2 लूप मीन्स कितने नोड्स? 3 नोड्स, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो इट मीन्स 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स, क्योंकि एक एंटी नोड यहाँ बनेगा, एक एंटी नोड यहाँ बनेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स हमको पता है, नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 होता है, करेक्ट। तो लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा आ जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे लैम्बडा 1 लिख रहा हूँ इसको। क्यों लैम्बडा 1 लिख रहा हूँ? क्योंकि वेवलेंथ सेम नहीं है, पहले केस का और इस केस का वेवलेंथ सेम नहीं है, राइट, करेक्ट। तो ये पता होना चाहिए। वेवलेंथ इज डिफरेंट बिकॉज वेवलेंथ इज क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस, ओके, तो दैट इज डिफरेंट। वापस से v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1। अभी मैं v1 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि v किस पे डिपेंड करता है? टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ में। तो वेलोसिटी तो अलग नहीं है, वेलोसिटी इज सेम बिकॉज टेंशन इन द स्ट्रिंग वाज सेम एंड मास पर यूनिट लेंथ इज सेम, क्योंकि स्ट्रिंग हमने चेंज नहीं की, वही रस्सी है वहाँ पे, सिर्फ उसको वाइब्रेट ऐसे करवाया कि 2 लूप बन गए। तो मुझे मिल जाएगा n1 which in this case is first overtone v by lambda 1। 1 by lambda 1 is length in this case, already लिखा है ऊपर, v is root of t by m। तो इसको सिर्फ मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मुझे मिल गया 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था। सिंपल। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन ये सेकंड हार्मोनिक है, राइट, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद जो पहला फ्रीक्वेंसी होता है, हायर फ्रीक्वेंसी, दैट इज फर्स्ट ओवरटोन। तो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, इजी, सिंपल, राइट। तो यहाँ तक हमारा लास्ट सेशन में कंप्लीट हुआ है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंटिन्यू हियर ऑनवर्ड्स। तो अब what can I do, like what we can say about next higher frequency? अगर हमारे पास इससे भी हायर फ्रीक्वेंसी कैसा दिखेगा, क्या उसका फॉर्मूला आएगा? लेट्स सी। बहुत इजी है। सो एज आई टोल्ड यू, इन द सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन यू हैव 1 लूप, एक लूप होता है आपके पास, उसके बाद 2 लूप होते हैं, उसके बाद 3 लूप आएंगे, सो यू विल हैव 3 लूप्स। तो आई जस्ट मार्क 3 लूप मतलब 4 नोड्स और 3 एंटी नोड्स। तो यहाँ पे एक नोड आएगा, फिर यहाँ पे एक नोड मार्क कर देते हैं, फिर यहाँ पे एक नोड मार्क कर देते हैं और यहाँ पे एक नोड मार्क कर देते हैं। दिस आर नोड्स। 2 नोड के बीच में एक एंटी नोड होता ही है, तो आपको लूप ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा वो। यू विल हैव समथिंग लाइक दिस।
समथिंग लाइक दिस, ऐसा आने वाला है। सॉरी फॉर, तो ऐसा आएगा। इस केस में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लेंथ है L इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, और मैं लैम्बडा 2 बोलने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखो 4 नोड्स, नोड टू नोड, ये डिस्टेंस हो गया आपका लैम्बडा 2/2, ये हो गया लैम्बडा 2/2, ये हो गया लैम्बडा 2/2, मतलब 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा 2/2। So in this case, this is length is 3 lambda 2/2. Correct? This is what you should know. Right? Then लिख लेते हैं हम लोग, इसको फिगर सी बोलता हूँ। If the string vibrates between points, let us say point P and Q, between points P and Q as shown in figure C, three loops are formed. That is, 3 loop मतलब 4 nodes and 3 antinodes, right? Let N2 and lambda 2 be the frequency and wavelength, of the wave। हमको ऑलरेडी पता है लेंथ ऑफ लूप, मैंने लिखा है लेंथ ऑफ लूप और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या लेंथ ऑफ ईच लूप बोलोगे तो ईच लूप का लेंथ लैम्बडा 2/2 है। लेंथ ऑफ ईच लूप here is lambda 2/2, therefore total length L is 3 times of lambda 2/2. Good. We know that V is equal to N2 lambda 2. Okay. Therefore, N2 is equal to V by lambda 2. 1 by lambda 2 into V is root of T by M. अब यहाँ से हमको मिलेगा lambda 2 is equal to 2/3 times of L. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। So what we will get is lambda 2 is 2L/3, okay, under root of T by M. Therefore, I can write N2 as 3 अलग कर लेते हैं, 1/2L root of T by M कर लेते हैं। ये T by M है, it looks like I by M when I write T by M, तो ये आ गया 3 times of N. So it means frequency of this mode is thrice the fundamental frequency, called as third harmonic or second overtone, right? So it means that frequency of this mode is thrice, 3 times thrice the fundamental frequency, right, called as third harmonic और सेकेंड ओवरटोन। तो ये थर्ड हार्मोनिक है, सेकेंड ओवरटोन है। ओके, तो बहुत इजी था। अब हम लोग जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं इससे, क्योंकि अब आप देख रहे हो स्ट्रिंग के केस में
एन, 2n, 3n, 4n, 5n सब प्रेजेंट है, ऑल आर प्रेजेंट, ओके राइट. तो वी कैन मेक जनरल फॉर्मूला. तो if np is the frequency of pth overtone, frequency of pth overtone, then देखो you have to remember certain things. यहाँ पे हमको मिला n1 इक्वल टू 2n, मतलब फर्स्ट ओवरटोन था n1. मैंने वहाँ पे भी बताया था, लास्ट सेशन में बताया था, फंडामेंटल n है, उसके बाद 2n है, और फंडामेंटल के बाद पहला फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन 2n है, सेकेंड ओवरटोन 3n है बेसिकली. तो फर्स्ट ओवरटोन 2n, सेकेंड ओवरटोन 3n, थर्ड ओवरटोन 4n, ऐसा है केस. तो मैं इसको जनरल फॉर्मूला कैसे बना सकता हूँ पीथ ओवरटोन का? तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 1 + 1n, 2 + 1n, 3 + 1n, करेक्ट राइट. तो इन केस ऑफ पीथ ओवरटोन, इन केस ऑफ पीथ ओवरटोन, अगर ये p है, ये जो नंबर लिखा है मैंने सफिक्स में, राइट, तो पीथ ओवरटोन के लिए क्या आएगा फिर? n, मतलब p + 1 टाइम्स ऑफ n. सिंपल, वेरीफाई करो. अगर मुझे फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मैं p की जगह पे 1 डालूंगा, तो 1 + 1 2n आ गया. अगर मुझे सेकेंड ओवरटोन निकालना है तो फिर मैं p की जगह पे 2 डालूंगा, n2, p is 2, 2 + 1 3n, राइट. तो दिस इज हाउ यू मेक जनरल फॉर्मूलास. तो इन जनरल पीथ ओवरटोन का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का, np is equal to p + 1 times of n, and that is p + 1 times of फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1/2l √t/m, राइट. तो आपको मिल गया जनरल फॉर्मूला एज p + 1/2l √t/m. ये है पीथ ओवरटोन का फॉर्मूला. इस केस में अगर आपने ध्यान दिया होगा, पहला ओवरटोन 2n, सेकेंड ओवरटोन 3n, थर्ड ओवरटोन 4n, मतलब फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन इज फोर्थ हार्मोनिक, मतलब पीथ ओवरटोन इज p + 1th harmonic. So pth overtone here is p + 1th harmonic in this case, okay. So pth overtone is p + 1, so p + 1th harmonic. तो अगर p की वैल्यू 1 डालता हूँ मैं, तो फर्स्ट ओवरटोन 1 + 1 सेकेंड हार्मोनिक, राइट. 2 डालता हूँ तो 2 + 1 थर्ड हार्मोनिक, एंड सो ऑन, राइट. तो व्हाट कंक्लूजन्स वी कैन ड्रॉ? हमने ये जो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के अलग अलग मोड्स देखे, उस पे से हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली ये सब हमको करना क्यों है? टू अंडरस्टैंड हाउ अ स्ट्रिंग विल वाइब्रेट, विच फ्रीक्वेंसीज विल बी प्रेजेंट, विच मोड्स विल बी प्रेजेंट, ओके, विच ओवरटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा. तो वी कैन ड्रॉ 3 कंक्लूजन्स फ्रॉम हियर. पहला, frequency of pth overtone is p + 1 times of n, जो हमने लिखा है. frequency of pth overtone is p + 1 times of n. दूसरा कंक्लूजन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी मिली थी हमको? n, 2n, 3n, 4n and so on. So modes of vibration of string gives frequencies n,
2n 3n and so on. इसका मतलब in case of vibrating string you have all the harmonics present, hence all harmonics are present right in a vibrating, in a stretched vibrating string, in a stretched string. Basically simple, if I just write down stretched string, in a stretched string, right? So बहुत simple था. Now as you remember fundamental frequency n ये आया था 1/2L root of t by n, right? तो अगर मैं t और m को कांस्टेंट रख देता हूँ तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट? ओके, अगर मैं L को फिक्स रखता हूँ और M को फिक्स रखता हूँ तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t. अगर मैं L और T को फिक्स रखता हूँ तो n इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट ऑफ n. तो इससे हम लोग 3 लॉज बना सकते हैं, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. बहुत इजी है. लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, इसमें पहला लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ बहुत सिंपल है. व्हाट आई हैव टोल्ड यू, अगर हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ t बाई m में t और m कांस्टेंट रखा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ये हो गया लॉ ऑफ लेंथ. तो इसको सिर्फ आपको यू हैव टू जस्ट पुट इट इन वर्ड्स. ओके, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, the fundamental frequency of transverse vibration, of transverse, क्योंकि transverse wave थे वहाँ पे, of transverse vibration of a stretched string, of a stretched string is inversely proportional to, is inversely proportional to its vibrating length, to its vibrating length, if the tension T, if the tension T and tension T in the string and linear density is kept constant, मतलब mass per unit length basically, linear density m of the string is both of them are kept constant, right? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ provided what? Provided t and m are constant. Easy. Therefore what I can write is n is inversely proportional to 1 by L. That means of course if t and m are constants, therefore what can I write is n into L is equal to some constant. Therefore n1 L1 equal to n2 L2. Why can I write this L is constant? Because हम लिखते ही ऐसा है ना, n is equal to some constant upon L. Proportionality हटा दिया तो एक constant of proportionality लिखना पड़ेगा, right? तो हो गया, ये simple है, this simple thing. दूसरा था law of
टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन, ये भी सिंपल है. So law of tension is what? Same thing. The fundamental frequency सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, हायर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं. हायर फ्रीक्वेंसी भी वही होगा जो फंडामेंटल के साथ हो रहा है, लेकिन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो होता है वो सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं. सो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन of a stretched string of a stretched string is directly proportional to square root of tension, is directly proportional to square root of tension in the string if the vibrating length L and linear density M of the string and linear density M of the string are kept constant, Therefore, what you can say is N is proportional to under root of T if L and M are constants. Therefore, you can write N by root T is equal to some constant. Therefore, you can write N1 upon root T1 equal to N2 upon root T2. मतलब N1 by N2 is T1 by T2. ठीक है, that is general thing. Okay. Next, तीसरा is law of linear density या फिर law of mass per unit length. Law of linear density, also called as law of mass per unit length. तो सिमिलरली मतलब सेम लाइंस पे ही है ये, सेम टू सेम ही लिखना है हम लोगों को. तो यहाँ क्या लिखेंगे? एग्जैक्टली सेम थिंग. The fundamental frequency of transverse vibration of a stretched string is inversely proportional to square root of linear density if vibrating length and tension in the string are kept constant. Simple. The fundamental frequency of a transverse vibration of a stretched string is inversely proportional to square root of its linear density M if what? If vibrating length L and tension T of the string are kept constant. If vibrating length L and
tension T of the string are kept constant, are kept constant. सिंपल, बहुत सिंपल है यहाँ पे, दिस केस इज एक्सट्रीमली सिंपल, राइट। तो इस केस में आप लिख सकते हो therefore n is inversely proportional to 1 by root m. Of course, if T and L are constants, okay, then what we can do in this case is, हम लोग क्या कर सकते हैं, same thing, n into root m is constant, so n1 under root of m1 equal to constant equal to n2 under root of m2, right? But if I, but you know m क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, राइट? कैपिटल M इज टोटल मास, ओके, तो मैं थोड़ा उसको अच्छे से लिखता हूँ, कैपिटल M. बट व्हाट वी नो इज, व्हाट इज कैपिटल M? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. व्हाट इज वॉल्यूम बाय द वे? व्हाट इज वॉल्यूम? ये वायर है, वायर, वायर मतलब सिलेंडर होता है, ओके, तो ये बताना चाहिए, वायर मतलब सिलेंडर होता है. तो एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी बाय एल, एल एल कैंसिल, है ना. वायर, वायर मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम, राइट. देयरफॉर व्हाट यू कैन हैव इज, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो एल एल तो कैंसिल हो गया, फिर मतलब पाई कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो m इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, करेक्ट. देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट इज, देयरफॉर from n under root m equal to constant, what we can write is n under root of r square equal to constant. Why? Since m is proportional to r square, correct. Therefore what we can write is nr is a constant, right. Therefore what we can say is n is inversely proportional to r. मतलब fundamental frequency is also inversely proportional to radius of the string. This means fundamental frequency is inversely proportional to radius of the string, of course बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट होने चाहिए. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, क्योंकि आगे हमको रखने वाला है ये, राइट. तो अब हम लोगों ने ये देख लिए वाइब्रेशंस, मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग. तो विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट. यहाँ तक तो आपको सब समझा ही है. दिस वाज थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन. यहाँ पे 3 लूप बने थे, 3 लूप मतलब 4 नोड्स और 3 एंटी नोड्स. लेंथ होगा आपका λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, टोटल लेंथ विल बी 3 λ/2. क्यों? क्योंकि नोड टू नोड डिस्टेंस होता है λ/2 और 4 नोड्स बने मतलब 3 लूप है, तो λ/2 फिर λ/2 फिर λ/2, तो लेंथ मिल गया. और हमको पता है v इज इक्वल टू n2 λ2 होता है, तो n2 इज v अपॉन λ2, v इज रूट ऑफ t बाई m, और λ2 आपको पता है 2/3 मिला है, 12/3 मिला है, राइट. सो this mode of vibration will have a frequency of 3n, right. कंक्लूजन क्या निकाले हमने, pth ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन था 2n, सेकेंड ओवरटोन था 3n, थर्ड ओवरटोन आ रहा है 4n, फोर्थ ओवरटोन आ रहा है 5n, तो pth ओवरटोन क्या आएगा, p + 1n, p + 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके. और
Also, second harmonic was first overtone, third harmonic was second overtone. तो pth overtone होगा p plus one harmonic, right? And the same conclusions we have written here. Then we have to see what is law of length. Fundamental frequency जो आ रहा है it is proportional to 1 by L. मतलब fundamental frequency of transverse vibration of a stretched string is inversely proportional to its length if tension and linear density of the string are kept constant. फिर वहां से हमको मिल गया n1 l1 equal to n2 l2 because nl is a constant. Similarly, law of tension, the fundamental frequency of transverse vibration of a stretched string is directly proportional to square root of its tension if length and linear density are kept constant. So n is proportional to root of t. Similarly, law of linear density, the fundamental frequency of a transverse vibration of a stretched string is inversely proportional to square root of its linear density if length and tension are kept constant. So n is inversely proportional to 1 by root m. इसको सिंप्लीफाई करते गए तो n is proportional to 1 by r. ये भी मिल गया. Good. Sufficient to be continued tomorrow. Tomorrow I will see there are a lot of things to cover. Okay.